जतिन, मधु, नंदन, निखिल, साक्षी। अ, निखिल का एक सवाल है, मिनिमम परसेंट इन ग्रेजुएशन फॉर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। सर आरआरबी पीओ प्लीज बताएं। देर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया। नो परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर, नो परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर आईबीपीएस, नेशनलाइज्ड बैंक, एसबीआई एंड आरआरबी। The only eligibility is the candidate must be a graduate. ठीक है। लवप्रीत, हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। ओम, अच्छा आज आपकी पहली क्लास है, वेलकम बैक। परसेंटेज जो है वो रिक्वायर्ड होता है किसमें? आरबीआई में। वहां है मिनिमम 60% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड इफ यू आर इन SC ST और ओ SC कैटेगरी में है तो वो 5% का रिबेट आपको मिलता है। ठीक है, 5% का रिबेट आपको मिलता है फॉर आरबीआई। आपने आज कौन सा एग्जाम का फॉर्म भरा है बेटा मधु? हाँ ज्योति, ग्रेजुएशन इज मस्ट। बिना ग्रेजुएशन के आप कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। मधु, हाँ ठीक है। आपने आरबीआई का भरा होगा असिस्टेंट का फॉर्म, ठीक है बेटा। तो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और असिस्टेंट की बात करें तो वहां आपको परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। हाँ है ना। बाकी किसी एग्जाम में परसेंट क्राइटेरिया नहीं होता, पहले सभी में था, पीओ में आपका 60% होना चाहिए। ठीक है, फिर नेशनलाइज्ड बैंक ने हटाया, फिर धीरे धीरे एसबीआई ने 2015 से इसे भी हटा दिया। अपीयरिंग में कृष्णा आप कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, अपीयरिंग अपीयरिंग वाले कर सकते हैं लेकिन उसमें भी ना एक डेट मेंशन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, तो मैं आपको वो डेट भी मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, देखो बेसिकली आरबीआई के ग्रेड बी ऑफिसर की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेड बी ऑफिसर के लिए 60% का क्राइटेरिया होता है। असिस्टेंट अगर आपने भरा है तो असिस्टेंट में 50% का क्राइटेरिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, असिस्टेंट में 50% का क्राइटेरिया है। शेखर, यस आई एम सीइंग योर रिप्लाई। सर आपने एक्सप्लेन किया है सर, दोबारा बता दीजिए। 1 मिनट रुक जाइएगा सर। लेटेस्ट कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं? सोनम, और सर एज लिमिट क्या होगा फॉर जनरल कैंडिडेट? ठीक है सुमन, ये भी मैं बता दे रहा हूँ सर। इट सीम्स यू कांट व्यू माय रिप्लाई। नहीं, आई एम सीइंग योर रिप्लाई शेखर, योर मैसेजेस। चंदू कह रहे हैं वेरी गुड इवनिंग। साक्षी कह रही हैं सर क्लास की टाइमिंग टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है।
ओके, आरबीआई असिस्टेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, क्योंकि आपकी क्लास तब तक तो शायद इतना तैयार नहीं करा पाएगी, लेकिन मैंने क्योंकि पहले भी तैयारी की है और पीओ प्री दिया है, तो क्या मैं वीओडी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करूं? बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, आप वीओडी से स्टार्ट करो, क्योंकि वीओडी से आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। अजय सौरभ बोले सर कोर्स कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? अभी मैं नहीं कह सकता। सर प्लीज बताइए, 55% है मेरी आरबीआई का, फिल कर सकती हूँ? बिल्कुल वेंसी, यू कैन फिल। असिस्टेंट के लिए 50% होता है, 50% एंड अबव। अगर आपका 50% है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अरे आपका बहुत अच्छे परसेंटेज है मधु जी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। ज्योति कह रही है सर मेरा फाइनल ईयर है बीकॉम का, तो क्या मैं तैयारी कर सकती हूँ क्या? देखो इस पर ना एक डेट होता है, वो आपको रेफरेंस डेट ध्यान में रखना होगा। उस रेफरेंस डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, मेंशन कर दे रहा हूँ। देखो जब हम लोग बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की, आरबीआई असिस्टेंट के सारे डिटेल्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और आरबीआई असिस्टेंट जो काम की बातें हैं मैं वो पहले लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फॉर आरबीआई असिस्टेंट जैसा कि आपको पता है 952 पोजीशंस हैं बेसिकली, 950 और प्लस आप कह सकते हैं पोजीशंस है, ठीक। इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया एजुकेशनल, हमें बेसिक मोटा मोटी समझना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका होना चाहिए कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट, और इसमें परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो 50% एंड अबव, 50% एंड अबव, ठीक है। यस यस, यू आर एलिजिबल रवि, आपके 69% है मैथमेटिक्स ऑनर्स में, आप सभी के लिए एलिजिबल हैं, आपके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है जी। सारे टॉपिक उसमें कवर अप किए गए हैं, ठीक है। दूसरा एज का क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, एज के लिए इन्होंने रेफरेंस दिया है कैंडिडेट मस्ट बी 22, 20 से 28 साल का है। यही अगर आप ग्रेड बी भर रहे होते हैं और आप अदर बैंक के एग्जाम्स जब भरते हैं तो 30 साल तक का दिया जाता है ना, पीओ के एंड ऑल के, ठीक है। इसमें जो रेफरेंस डेट है, मैं मोबाइल इसलिए देख रहा हूं बस रेफरेंस डेट बताने के लिए, वो है 1 फरवरी 2022 के हिसाब से। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ये डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1994 से 1994 से 1 फरवरी 2002 तक, 1 फरवरी 2002 तक इनके बीच होना चाहिए। अगर आपका बर्थ इन 2 इयर्स के बीच में है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, घबराइए नहीं। चंदू कह रहे हैं सर आप एसएससी के लिए भी पढ़ाइए। देखिए डरना नहीं है बच्चे, एग्जाम देखो, एग्जाम से डरना नहीं है, पहली बात तो ये है। डरने से देखो क्या होता है ना, आपको जो कुछ भी आता है आप वो भी भूल जाते हैं घबराहट में। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी पढ़कर जा रहे हैं वो आपका 100% वहां पर वो आप परफॉर्म कर सको, ये बहुत जरूरी है। अच्छा शुभम कह रहे हैं कि सर मेरे पीओ प्री में 38.755% मार्क्स हैं। तो देखो दो चीजें होती हैं बेटा, सर्टिफिकेट के अनुसार 29 इयर्स है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं मिठी, आप नहीं कर सकती मिठी बेटा, ठीक है। इस दो एज, सर्टिफिकेट की एज ही मैटर करती है, ओरिजिनल एज आपकी क्या है ये मैटर नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ था, मैं आपको बताऊंगा, 2012 में मेरे साथ भी एक बार ये घटना हुई थी। लवप्रीत, अच्छा प्रियंका कह रही है, अच्छा विडोज कोटा का एज क्या है, मैं वो सारा बता दे रहा हूँ। प्रियंका सर मुझे भरना चाहिए फॉर्म आरबीआई का, मैंने आपके बैच के साथ ही स्टार्ट किया है फर्स्ट टाइम। अभी इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, अभी बहुत ऑप्शंस आएंगे बेटा। अभी इसके बाद जून में मेरे ख्याल से अब देखिए फिर से आ जाएगा आपका एसबीआई का, जून जुलाई एसबीआई निकाल देगा, फिर अक्टूबर में आईबीपीएस पीओ आ जाएगा, तो ये सारा आ जाएंगे। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए लगभग 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है, 5 साल का,
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये फॉर अनरिजर्व्ड यानी जनरल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कैटेगरी में हैं जैसे SC ST, या आप मतलब फिजिकली अगर हैं, तो इनके लिए पासिंग है सिर्फ। फिजिकली डिसेबल हैं तो सिर्फ पास है क्राइटेरिया, कोई परसेंटेज नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? शेखर, 4 बजे के बाद और भी क्लासेस सर? आई एम एक्स सर्विसमैन, सो सर गाइड मी सो दैट आई कुड क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके ओम जी। ओम जी सर, आपने कहा था कि एग्जाम तो दे सकती हूँ, फर्स्ट टाइम ही प्रिपरेशन है बैंक का स्टार्ट किया। देखो बेटा, वो डिपेंड करता है। अगर आपका एज का क्राइटेरिया नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, और अगर आप एज के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं, ओबीसी में यूजुअली ना 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है। बेसिकली यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे अभी हम लोग यही कंसिडर करेंगे, ओबीसी को बेसिकली 3 साल का एक्सटेंशन देते हैं एज का। मैं एक बार ना एडवर्टीजमेंट आप लोगों को डिटेल में समझा दे रहा हूँ, एक बार इसको देख लीजिएगा। देखो, यहाँ पर इन्होंने जो रेफरेंस डेट दिया है ना, वो दिया है 1 फरवरी 2022 का। तब जाहिर सी बात है ये डेट निकल चुकी है। अगर 1 फरवरी 2022 को आपका रिजल्ट आ चुका है और आप ग्रेजुएट हो गए हैं, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। यही मैं रेफरेंस डेट चेक कर रहा था। ठीक है, बाकी तो वही है। हाँ बिल्कुल सही। अगर मैं ये कहूं कि एज लिमिट की बात करें, तो जैसा मैंने आपको बोला, जनरल कैंडिडेट के लिए 20 to 28 ईयर्स है। ओबीसी को 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है, यानी +3 ईयर्स। SC ST एंड अदर कैटेगरीज जो होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड एंड ऑल, उनके लिए, एंड एक्स सर्विसमैन, 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, +5 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आर्म्ड फोर्सेज में जितने साल, +3 ईयर्स एडिशनल। आर्म्ड फोर्सेज में आपने जितने साल बिताए हैं और उसमें 3 साल का एडिशनल आप जोड़ लीजिए, यानी अप टू आपके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 50 साल की। तो आर्म्ड फोर्सेज में अगर मान लीजिए आपने 12 साल बताए, तो उसमें 3 साल और जोड़ लीजिए, यानी 15 साल हो गए। तो आपको जो है 28 में 15 जोड़ दीजिएगा, आपका 43 का हो जाएगा। तो आर्म्ड फोर्सेज में आपने जितने भी टाइम पीरियड में सर्व किया है, उसमें आप 3 साल और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ये ध्यान में रखिएगा। ओके सर, क्लास चल रही है या स्टॉप हो गई है? पता नहीं चल रहा। अच्छा, क्लास चल रही है बेटा, क्लास चल रही है। ठीक है सर, इज द बैच टाइमिंग चेंज्ड, व्हाट विल बी द न्यू टाइमिंग? टाइमिंग यही रहेगा, बस 15 मिनट शिफ्ट कर दिया गया पीछे। पहले 6:30 to 7:45 था, अब 7:45 to 8 कर दिया गया। ठीक है, देखो मधु, इसका एग्जाम जो है ये तो होना है बेटा मार्च में ही, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं ये। ठीक है, क्लियर है? 8 मार्च को इसका लास्ट है, और एग्जाम जो है प्रीलिम्स एडमिट कार्ड वो मार्च में ही आ जाएगा, और 26-27 का जो है वो एग्जाम डेट है। ठीक है, आरआरबी अभी नहीं आएगा, आरआरबी में अभी टाइम है। एसबीआई पीओ देखो 26, अगर सब कुछ सही रहा, लॉकडाउन वॉकडाउन ये सारी चीजें नहीं रही, तो मई जून जून तक में मानकर चलिए आ जाएगा। हाँ, 6:45 to 8 हो जाएगा ब्रोहित। ठीक है, क्लियर? हाँ, देखो मैं सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं मधु, ऐसा नहीं है कि मैं आरबीआई असिस्टेंट को फोकस करूंगा, उसमें कुछ अलग है, एक्स्ट्रा है, या कुछ कम है, ऐसा नहीं है।
आपके बैंक के जितने भी एग्जाम हैं, खासकर ऑफिसर लेवल के, चाहे पीओ का हो, ये सभी में सिमिलर जो है पार्ट हमें कवर अप करना है, सिमिलर सिलेबस कवर अप करना है। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं साहिल, आपके 39% मार्क्स हैं, एसबीआई पीओ फिल कर सकता हूँ बिल्कुल। आप आईबीपीएस भी भर सकते हैं, एसबीआई भी भर सकते हैं। अब आईबीपीएस एसबीआई में कोई क्राइटेरिया, परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कब करेंगे हम लोग वैसे, बस अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों के थोड़ी क्वेरीज थी, मन में कुछ सवाल होते हैं, उनका जवाब देना भी जरूरी है, ठीक है। लवप्रीत क्या कह रहे हैं, सर बता दीजिए, आप मुझे बता सकते हैं या नहीं, बाद में बताओगे, एक बार लवप्रीत पूछ लो भाई फिर से, है ना। एसएससी सी अच्छा सीएचएसएल के लिए बताओ। देखो एसएससी की जब हम लोग बात करते हैं, वो एग्जामिनेशन जो है उसको, मतलब उसके जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, अगर हम बात करें खासकर रीजनिंग की, तो वो बिल्कुल भी अलग है, बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। नहीं, मनोज बीएससी थर्ड ईयर वाले अभी नहीं भर सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी 2022 तक इनकी ग्रेजुएशन का पास का आ जाना चाहिए, प्रोविजनल आ जाना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो अब 1 फरवरी तो निकल गया, अभी तक आप अपियरिंग में है, इसलिए आप नहीं भर सकते। सर अभी कोई क्वेश्चन करवाया है नहीं, अब बस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। जी बिल्कुल, बिल्कुल प्रवेश, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा यूके मिश्रा जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, मेरा बीएससी एग्रीकल्चर से है, मैं फिल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बोला गया है, और ग्रेजुएशन में कोई डिग्री नहीं स्पेसिफाई किया, आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, बीटेक हो, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लवप्रीत पूछ रही है, आप बता दो, अच्छा पूछ रहे हैं आप बता दो कहां से करें। देखो इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें ना लास्ट में आपका एलपीटी होगा, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसको ही फॉर्म, उसी का फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। कट ऑफ थोड़ा सा हाई होता है, जैसा आपको पता है, प्री जो है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन प्री के कट ऑफ 90s में रहते हैं, सभी सभी जोन के 90s में रहते हैं, 92, 93, 94, ठीक है, इस तरह के कट ऑफ जाते हैं, 96 तक गए हैं, 96.75 चंडीगढ़ से गया, 96.75 हाईएस्ट कट ऑफ जो है वो ये गया है चंडीगढ़ से, ठीक है। बस अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, सुमित आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहां से भरूं, देखो दो चीजों पर ध्यान रखिएगा, वैकेंसीज कितनी है और पास्ट ईयर का कट ऑफ का ट्रेंड क्या गया है। पास्ट ईयर जो कट ऑफ्स थे 2019 में वो कितने गए थे, और 2019 में वैकेंसीज हर जोन में कितने थे, उससे कंपेयर करके ही भरिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये सारे नोटिफिकेशन में भी, हाँ बिल्कुल सर, एक डेडिकेटेड सेशन लेकर आइए, बैंकिंग नोटिफिकेशन लाइक एलिजिबिलिटी। चलिए ठीक है यूके मिश्रा जी, ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन एप्लीकेबल और नॉट, यस रिजर्वेशंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, रिजर्वेशन है, मैं आपको अभी बता रहा था अनरिजर्व कैटेगरी के। आइए, तो ये कुछ छोटे मोटे आपके आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड डाउट थे, वो अभी हमने डिस्कस किया। अब आओ हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो आज उसे कंटिन्यू करते हैं, है ना। 19 से 30 तक का किया था, आज यहां से करते हैं, आओ चलिए, बिल्कुल। प्री की बात कर रहा था सौरभ, ये कट ऑफ, हाँ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को देखिए, 18 तक की जो पीडीएफ है वो अलग टॉपिक की है, एक्चुअली ये जो पीडीएफ बनाया गया था इसमें दो टॉपिक मिक्स करके बनाया गया था। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट हुआ है, हम 19 से करेंगे, और 1 से 18 के क्वेश्चन मैं आपको अलग से कराऊंगा, वो अलग टॉपिक है, ठीक है चंदू, आ जाइए। 18 तारीख तक की पीडीएफ, ओके 18 तक की पीडीएफ देखता हूं, 18 तक की पीडीएफ, पीडीएफ में तो मेरे ख्याल से सेव्ड नहीं होगा, लेकिन 18 के बाद जब से हमने इस पर वर्क किया है वो पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा शेयर करूं। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखिए,
सीईटी का रूल क्या होगा इस बार? देखो अभी सीईटी को लेकर कुछ भी जब तक नोटिफिकेशन ना आए सब कोई गेस कर रहे हैं, कोई फिक्स कोई कंफर्म नहीं कर सकता है ना, जब तक सीईटी अपनी तरफ से अनाउंस ना कर दे। तो बेटर है उस पर अभी बात नहीं करें, जैसे ही सीईटी को लेकर कुछ होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या बोला गया। आफ्टर 4 PM ऑन अ सनी डे व्हेन रमेश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल ही सॉ हिज अंकल्स कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। His uncles talked to him. His uncle talked to him for some time. Ramesh saw that the shadow of his uncle was to his right side. Which direction was his uncle facing during their talk? प्रवेश आज भर का थोड़ा सा ना इसमें एडजस्टमेंट करना होगा, 1-2 दिन की बस बात है, ठीक है। उसके बाद आपको पीडीएफ जो है वो हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है। 1-2 दिन रुक जाइए बस, उसके बाद पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, बाइलिंगुअल मिलेगा। आइए अब यहां पर बात हो गई शैडो बेस्ड क्वेश्चन की, ठीक है। रेनू आज के लिए बस रुक जाओ बेटा, आज और कल के लिए बस रुक जाना। हिंदी में एक्चुअली ट्रांसलेट करने के लिए दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। यूजुअली मैं अभी तक पिछले 10 सालों में जहां भी मैंने पढ़ाया है तो मेरे जितने भी नोट्स हैं वो सारे इंग्लिश में ही है, हिंदी में कभी बच्चों ने मांगा नहीं, डिमांड नहीं किया, तो हिंदी में करने की जरूरत नहीं पड़ी। यूजुअली बैंक में जितने भी बच्चे तैयार करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक है। अब देखो एक बड़ा सिंपल सा रूल बता रहा हूं। यस 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 राम, व्हाई नॉट, बस आपको अपना सब्जेक्ट अलग से तैयार करना होगा। हाँ अब देखो एक सिंपल सा तरीका, बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं। देखो हर चीज समझने पर जाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कुछ चीजें ना दिमाग में सेट करनी होती है, अगर दिमाग में सेट कर लिया तो आंसर बिना पेन उठाए आ जाएगा। देखो कैसे, ठीक है। देखो शैडो बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि आपको यहां मिल रहा था ना कि अंकल की शैडो रमेश के किसी एक साइड बन रही है, तो आओ ध्यान में रखना, जब भी शैडो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको 2 कंडीशन ध्यान रखनी होती है, ठीक है। 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी होती है। एक कंडीशन होती है मॉर्निंग की, किसकी बेटा? मॉर्निंग की, जिसे कभी कभी अर्ली मॉर्निंग है ना या डॉन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है कंडीशन आफ्टरनून या इवनिंग, दोनों को कंसिडर कर लेना, आफ्टरनून और इवनिंग ये दोनों को कंसिडर कर लेना, आफ्टरनून या इवनिंग इसे कंसिडर कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ध्यान आपने क्या रखना है बेटे, मॉर्निंग के केस में शैडो किधर बन रहा है इससे हम डायरेक्ट पर्सन की फेस को निकाल सकते हैं, यानी शैडो और पर्सन की फेसिंग के बीच का एक संबंध होता है। अगर मॉर्निंग का वक्त है और शैडो किसी पर्सन के लेफ्ट में बन रही है, मॉर्निंग का वक्त है और शैडो किसी पर्सन के लेफ्ट में बन रही हो, तो बेटा इस पर्सन की जो फेसिंग है वो फेसिंग हो जाएगी नॉर्थ। और अगर शैडो किसी पर्सन के राइट हैंड साइड बन रहा हो, शैडो किसी पर्सन के राइट हैंड साइड बन रहा हो तो उस पर्सन की फेसिंग होगी साउथ। तो सिंपल सा रूल, शैडो लेफ्ट में बन रहा है, पर्सन की फेसिंग नॉर्थ है। शैडो अगर किसी पर्सन के राइट में बन रहा है तो उस पर्सन की फेसिंग साउथ है। और इसका ठीक उल्टा ऑपोजिट हो जाता है शाम के वक्त के केस में, शाम के वक्त इसका ठीक उल्टा हो जाता है। शैडो अगर लेफ्ट में बन रहा है तो भाई पर्सन की फेसिंग साउथ में, और शैडो अगर राइट में बन रहा हो तो पर्सन की फेसिंग नॉर्थ में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना। क्या ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग? शैडो लेफ्ट में तो उस पर्सन की फेसिंग नॉर्थ मॉर्निंग के टाइम, शैडो राइट में तो पर्सन की फेसिंग साउथ। क्या ये ध्यान रख सकते हो? पहले ये बताओ। अब देखो आपने करना क्या है, कितना सिंपल सा काम, ध्यान से पढ़ो। आफ्टर 4 PM ऑन अ सनी डे, आफ्टर 4 PM ऑन अ सनी डे, आफ्टर 4 PM ऑन अ सनी डे,
इसका मतलब क्या हुआ, इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। तो अब हमें पता चल गया भैया इवनिंग का टाइम है, यानी ये वाली कंडीशन लग रही है। ठीक है, ये वाली कंडीशन लग रही है। अब बोला गया रमेश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल एंड ही सॉ हिज अंकल कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हिज अंकल टॉक टू हिम फॉर सम टाइम। रमेश सॉ दैट द शैडो ऑफ हिज अंकल वॉज टू हिज राइट साइड। यानी अंकल की शैडो रमेश के कौन सी साइड बन रही है, राइट में बन रही है। अब एक बात को ध्यान से समझना, अंकल किस डायरेक्शन से आ रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे। अंकल रमेश के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, यानी जो कुछ भी रमेश की फेसिंग आएगी उसके ठीक ऑपोजिट अंकल की फेसिंग होगी। अंकल चूंकि सामने से आ रहे थे, तो जो कोई भी रमेश की फेसिंग जिस भी डायरेक्शन में आएगी उसके ऑपोजिट अंकल की फेसिंग आएगी। तो देखो काम कितना आसान है, बोला गया शैडो ऑफ हिज अंकल वॉज टू हिज राइट साइड, यानी शैडो रमेश के किस साइड बन रहा है, राइट में बन रहा है। तो बेटा शाम का वक्त था और शैडो बन रहा है रमेश के किस साइड, राइट साइड। अगर शैडो रमेश के राइट साइड बन रहा है यानी रमेश की फेसिंग नॉर्थ होगी। अगर शैडो रमेश के राइट साइड बन रहा है तो रमेश की फेसिंग नॉर्थ होगी। रमेश की फेसिंग नॉर्थ होगी तो अंकल की फेसिंग क्या होगी, नॉर्थ का ठीक उल्टा। रमेश की फेसिंग नॉर्थ होगी तो अंकल की फेसिंग क्या होगी, नॉर्थ का ठीक उल्टा। नॉर्थ का ठीक उल्टा क्या होता है, साउथ। तो बेटा अंकल की फेसिंग पूछी गई है, यहां पर अंकल की फेसिंग पूछी गई है, तो हमारा आंसर क्या होगा, साउथ होगा। तो रमेश की फेसिंग अगर नॉर्थ आई तो अंकल की फेसिंग साउथ। अब बोलो कोई दिक्कत है, ये समझ में आया बेटा सभी को। अगर रमेश की फेसिंग पूछी जाती तो हम आंसर करते नॉर्थ। अभी रमेश की नहीं पूछी गई, अंकल की पूछी गई, तो हमारा आंसर होगा साउथ। हाँ, नहीं नहीं अनुराग, देखो इसका हिंदी क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, रमेश ने देखा कि उसके अंकल की परछाई ठीक उसके दाईं ओर बन रही है। उसके मतलब यहां जो हिज है, ये वाला जो हिज है ना बेटा, ये अंकल नहीं है, ये कौन है, रमेश है। अंकल तो यहां है, तो ये जो है ये कौन है, ये रमेश खुद है। शैडो अंकल की थी। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। शुभम समझ नहीं आया, प्राची, पीहू, ठीक है समझाता हूं प्राची, ठीक है। शैडो तो अंकल की थी। देखो अब इस पर डिटेल में अगर जाना है, डिटेल में जाना है, ठीक है। देखो दो चीजें हैं, या तो डिटेल में मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट बताऊं, फिर दूसरा तरीका बताऊं, फिर तीसरे तरीके पे लैंड करूं जो अभी हमने किया। और दूसरा होता है कि सीधी बात भैया हाँ थर्ड तरीका है इसको लगाओ और कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो फिर मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आइए चलिए जरा कंसेप्ट को समझते हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, जिनको नहीं समझ में आया उसको डिटेल में दिखा देता हूं, डिटेल में समझा देता हूं। आओ देखो कंसेप्ट क्या बोलता है। कंसेप्ट ये बोलता है कि शैडो जो है वो हमेशा और हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट फॉल करता है। अंकल के लिए हिज अंकल लिखना चाहिए था, हिज अंकल लिखना चाहिए था, ठीक है अजय। हाँ अब हम लोग बात करते हैं शैडो का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट समझते हैं और इस पर काम करते हैं। डायग्राम, बिल्कुल डायग्राम सब कुछ बताऊंगा बेटा, लेकिन मेरी बातों को अच्छे से सुनते चलना। सुष्मिता नहीं समझ में आया तो फिर बात करेंगे। अभी मैं आपको दो और तरीके बताऊंगा, एक तो पूरा फिगर बनाकर समझाऊंगा, दूसरा हम लोगों ने एक अप्रोच पढ़ा था एनईएसडब्ल्यू, एनईएसडब्ल्यू से भी बताऊंगा, और तीसरा तरीका तो हमने सबसे पहले ही देख लिया है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और समझिएगा। देखो शैडो यानी जो परछाई होती है वो हमेशा और हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट बनती है, यानी जिस दिशा से रोशनी आएगी उसके ठीक विपरीत परछाई बनती है। यस और नो, जल्दी से बताओ।
जैसे रोशनी अगर मेरे सामने से आ रही हो, तो रोशनी लड़की मत समझना, पहली बात। रोशनी मतलब लाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रोशनी अगर मेरे सामने से आ रही हो, तो मेरी परछाई मेरे ठीक पीछे बनेगी, है ना। और यही अगर रोशनी मेरे पीछे से आएगी, तो मेरी परछाई मेरे सामने बनेगी। ठीक, क्लियर। रोशनी अगर मेरे लेफ्ट साइड से आएगी, तो मेरी शैडो मेरे राइट में बनेगी। और इसी प्रकार से अगर रोशनी राइट हैंड साइड से आए, तो शैडो मेरी लेफ्ट में बनेगी। ये क्लियर है। तो लाइट की जो भी डायरेक्शन होगी, उसके ऑपोजिट हमेशा शैडो बनता है। लाइट की डायरेक्शन में के ऑपोजिट क्या बनता है? शैडो बनता है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट लिया जाता है, वो किसे लेते हैं? सन को। किसे लेते हैं? सन को लेते हैं, सूर्य को लेते हैं। ठीक है, सूर्य को लेते हैं, यानी सन को लिया जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मॉर्निंग के टाइम की अगर हम लोग बात करें, तो मॉर्निंग के टाइम में सन किधर होगा? ईस्ट में। मॉर्निंग के टाइम में सन किधर होगा? ईस्ट में। तो कोई भी बॉडी हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई भी बॉडी हो, उसकी शैडो किधर बनेगी? तो जब सुबह का वक्त होगा, तो सूर्य होगा पूर्व में। मॉर्निंग में सन किधर होगा? ईस्ट में। ठीक है। तो बेटा, किसी भी बॉडी की, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई बिल्डिंग हो, किसी भी बॉडी की जो शैडो बनेगी, वो किस तरफ बनेगी बेटा? किस तरफ बनेगी शैडो? तो बेटा, शैडो जो है वो वेस्ट में बनने लगेगी। क्यों? चूंकि लाइट आ रहा है ईस्ट से, तो शैडो ऑपोजिट साइड, यानी शैडो किधर बनेगा? वेस्ट में बनेगा। ये समझ में आया? अब हर जगह ना यस नो बोलते चलना। तो मॉर्निंग में सन है ईस्ट में, तो शैडो फॉर्म होगा वेस्ट में। अच्छा, इसी चीज को ऐसे समझो, जब इवनिंग का टाइम होगा, इवनिंग का टाइम होगा, तो सन किधर होगा? वेस्ट में ना। आफ्टरनून और इवनिंग दोनों की कंडीशन के लिए बता रहा हूं, यहां आफ्टरनून भी डाल देना। सन किधर होगा? वेस्ट में। और बेटा, अगर सन वेस्ट में होगा, तो बेटा इसकी शैडो किधर बनेगी? बेटा, इसकी शैडो बनेगी अब किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। शैडो किधर बनेगी? ईस्ट में। चलो, तो पहला तो ये कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। सुबह का वक्त होगा, सन होगा ईस्ट में, शैडो बनेंगे वेस्ट में। शाम का वक्त होगा, सन होगा वेस्ट में और शैडो बनेंगी ईस्ट में। अब दूसरी बात यहां समझते हैं। दूसरी बात क्या है? इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, तो यहां शैडो जो है वो किसी पर्सन के राइट या लेफ्ट साइड बन रही है। शैडो जो है वो किसी पर्सन के राइट या लेफ्ट साइड बन रही है। अब मेरी मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मेरी शैडो मेरे लेफ्ट में बन रही हो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता वेंसी, लेकिन फिर भी समझ लो, क्योंकि इसका कंसेप्ट हो सकता कहीं और दूसरे क्वेश्चन में मिक्स करके आ जाए, तो इस्तेमाल करना पड़े। हाँ, अब देखिए, टाइम का कोई उतना मतलब महत्व है? टाइम का महत्व बस ये पहचानने के लिए है गौरव, कि ये सुबह का टाइम है या शाम का है। यानी सन को किधर लोकेट करना है, ईस्ट में या वेस्ट में, बस इसके लिए टाइमिंग दिया जाता है, और कोई इसका महत्व नहीं। ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, समझिएगा, कि अगर मान लीजिए मेरी शैडो मेरे लेफ्ट में बनेगी। कब मेरी शैडो लेफ्ट में बनेगी? जब लाइट किधर से आ रही होगी? शैडो, अगर मेरी शैडो मेरे लेफ्ट में बनेगी, तो लाइट को मेरे किधर से आना पड़ेगा? बता सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। मेरी शैडो अगर मेरे लेफ्ट में बन रही है, तो लाइट को किधर से आना पड़ेगा? लाइट को मेरे राइट हैंड साइड की ओर से आना पड़ेगा, है ना बेटा। तो लाइट अगर राइट से आएगी, तभी तो मेरी शैडो मेरे लेफ्ट में बनेगी, है ना। यस यस गौरव, मनीषा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। लाइट मेरे राइट से अगर आ रही है और शैडो मेरे लेफ्ट में बन रही है, तो अगर लाइट मेरे राइट से आ रही है, इसका मतलब यह है कि जो मेरी फेसिंग की डायरेक्शन होगी, बात को अब ध्यान से सुनना, पूरा कंसेप्ट डिटेल में समझा रहा हूं। मेरी जो फेसिंग होगी,
और जो लाइट की दिशा होगी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यानी मेरे फेस की डायरेक्शन और लाइट की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। से यस और नो, ये क्लियर हुआ। शैडो को लेफ्ट हैंड साइड में जाने के लिए लाइट को मेरे राइट से आना पड़ेगा। मेरा राइट मतलब मेरी फेसिंग के ठीक 90 डिग्री का एंगल, मेरी फेसिंग के ठीक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि अब समझो मेरी बात को, कि जब मॉर्निंग के टाइम में सन होगा ईस्ट में, तो मेरी फेसिंग, अगर शैडो लेफ्ट राइट में बन रही हो, तो मेरी फेसिंग ईस्ट वाली डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मॉर्निंग के टाइम में मान लो सन होगा ईस्ट में, और अगर मेरी शैडो या लेफ्ट या राइट में बन रही है, तो जाहिर सी बात है जो मेरी फेसिंग होगी वो फेसिंग जो है ईस्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगी, ईस्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी। और ईस्ट के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। ईस्ट के परपेंडिकुलर, देखो ये ईस्ट की डायरेक्शन है ना, तो ईस्ट के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पर देखो दो डायरेक्शंस आते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। यानी मेरी जो फेसिंग है वो या तो नॉर्थ में होनी चाहिए या साउथ में होनी चाहिए। मेरी फेसिंग जो है वो नॉर्थ में होनी चाहिए या साउथ में होनी चाहिए, यही होगा ना। अब आओ, इसको अब समझ लिया आपने, अब आगे समझते हैं। मान लो क्वेश्चन में मॉर्निंग का टाइम दिया गया, तो ये बनाया हमने सन को, और शैडो अगर लेफ्ट या राइट में जा रहा हो, तो इसका मतलब है एक पर्सन की फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर देख रहा, ऊपर को हम लोग नॉर्थ कंसिडर करते हैं। और दूसरे पर्सन की फेसिंग साउथ, दूसरे पर्सन की फेसिंग साउथ, ठीक है। तो नीचे वाले की फेसिंग नॉर्थ, ऊपर वाले की फेसिंग साउथ। जो नॉर्थ फेसिंग पर्सन होता है उसका राइट लेफ्ट और हमारा राइट लेफ्ट सेम होता है। नॉर्थ फेसिंग पर्सन का राइट लेफ्ट और हमारा राइट लेफ्ट सेम होता है। यानी जो हमारा राइट साइड है वो इसके लिए भी राइट है, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो इसके लिए भी लेफ्ट है। लेकिन साउथ फेसिंग के लिए ठीक उल्टा होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वो इसके लिए राइट, और जो हमारा राइट होता है वो इसके लिए लेफ्ट। मेरी बात समझ में आई, यस और नो? यहां तक फिगर क्या बना वो समझ में आया। नीचे वाले की फेसिंग नॉर्थ, ऊपर वाले की साउथ। नॉर्थ फेसिंग का राइट लेफ्ट, हमारा राइट लेफ्ट सेम। साउथ फेसिंग का राइट लेफ्ट और हमारा राइट लेफ्ट अपोजिट। अब मान लो सुबह का टाइम है, कब का टाइम है? मॉर्निंग का। तो हमने सन को रखा ईस्ट में, सन को ईस्ट में रखा, यानी लाइट आएगी बेटा ईस्ट से। अगर लाइट आएगी ईस्ट से, तो शैडो किधर बनेगा? शैडो किधर बनेगा? वेस्ट में बनेगा ना। शैडो किधर बनेगा? वेस्ट में। शैडो किधर बनेगा? वेस्ट में। सब कुछ बताऊंगा, अच्छा भी टेंशन ना लो, टेंशन ना लो बेटा, सब कुछ बताऊंगा। पहले एक कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद दूसरे कंसेप्ट को भी समझा दूंगा। हम्म। शैडो बनेगा वेस्ट में। अगर मान लीजिए ये बोल दिया गया इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये बोल दिया गया शैडो ऑफ ए, शैडो ऑफ ए फॉल्स टू द राइट ऑफ बी, टू द राइट ऑफ बी। मुकेश थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, जैसा मैंने बोल दिया हिंदी लैंग्वेज के लिए 2 से 3 दिन रुक जाइए, आपको सारी चीजें फिर बाइलिंगुअल मिलने लगेगी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनिएगा। शैडो ऑफ ए की शैडो बी के कौन सी साइड? राइट साइड। अब हमें पता है कि मॉर्निंग का टाइम है, शैडो तो बना वेस्ट में, लेकिन ये जो वेस्ट है ये बी का कौन सा साइड है? बी के लिए कौन सा साइड होगा? राइट साइड। बी के लिए कौन सा साइड होगा? राइट साइड होगा। तो जो शैडो वाला साइड वो राइट किस कंडीशन में नजर आ रहा? ऊपर या नीचे? राइट किस कंडीशन में नजर आ रहा है? ऊपर या नीचे? तो देखो बेटा राइट हमें ऊपर वाली कंडीशन में दिख रहा है, ऊपर वाली कंडीशन में दिख रहा है। चूंकि राइट हमें ऊपर वाला, शैडो राइट में ऊपर वाली कंडीशन में दिख रहा है, यानी ऊपर हमें रखना होगा बी को। चूंकि शैडो बी के राइट साइड बन रहा है, शैडो बी के राइट साइड बन रहा है,
और शैडो वाला साइड राइट हमें ऊपर वाली कंडीशन में दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर आ जाएगा कौन, बी। और अगर ऊपर आ जाएगा तो नीचे कौन आ जाएगा, ए। नीचे कौन आ जाएगा, ए। बचा बताओ बेटा, ये समझ में आया? शैडो अगर बी के राइट में बन रहा है तो शैडो वाला साइड राइट किधर दिख रहा है, ऊपर वाली कंडीशन में। ऊपर वाली कंडीशन में दिख रहा है यानी बी को ऊपर रख देंगे। बी को ऊपर रख देंगे तो ए कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए बी की फेसिंग क्या, तो बेटा बी की फेसिंग साउथ। और अगर आपसे ए की फेसिंग पूछी जाए, ए की फेसिंग नॉर्थ। अब बताओ, जितने भी बच्चे जिनको जो पहला वाला तरीका नहीं समझ में आया था, अब फिगर से समझाया है, ये क्लियर है? जल्दी बताओ। अब अगर ये ध्यान से समझो कि अगर मैं यहां राइट की बजाय क्वेश्चन में लेफ्ट लिखा होता तो, राइट की बजाय क्वेश्चन में लेफ्ट लिखा होता तो, लेफ्ट लिखा होता तब क्या करते, लेफ्ट ऑफ बी होता। तो अब हम देखते हैं शैडो वाला साइड लेफ्ट कहां नजर आ रहा है, नीचे नजर आ रहा है, इसका मतलब नीचे बी हो जाता और ऊपर ए आ जाता, है ना? तो अगर यहां राइट की बजाय लेफ्ट लिखा होता तो बेटा लेफ्ट, फिर शैडो वाला साइड लेफ्ट नीचे नजर आता और फिर बी को यहां रखना पड़ता और ए यहां हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब जो आपको समझ में आए, जो आपको समझ में आए बेहतर तरीके से, मेरा काम है समझाना, ठीक है ना? तो एक हलवाई की तरह मैं अपने आप को समझता हूं, मेरा काम है आपको सारे जो मिठाइयां हैं वो शोकेस में रख देना। आपको जो पसंद आए, किसी को रसगुल्ला पसंद आएगा, किसी को गुलाब जामुन पसंद आएगा। अब ज्यादा नाम नहीं लूंगा वरना पता नहीं आप लोगों के मुंह में, कितने लोगों के मुंह में पानी आने लगेगा। खैर मेरे मुंह में तो आने लगा। चलिए, हाँ दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, बिल्कुल सही नीतीश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से अब कंडीशन, हाँ बिल्कुल इमेजिन करके भी कर सकते हैं, और इमेजिन नहीं करना चाहें, मैं इमेजिन नहीं करूं तो हमारे लिए ये कंडीशन भी है समझने के लिए, जो सबसे पहले लिखवाया था कि भैया मॉर्निंग का टाइम, और ओह सॉरी एन छूट गया है। देखो कभी कभी कितनी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, मॉर्निंग की स्पेलिंग में एन गायब है। वही मुझे लगा इतना छोटा क्यों लग रहा मॉर्निंग, लिखते लिखते कभी गलती हो जाती है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। हम्म। चलिए, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ जाओ, ठीक है। अब मेरे, अगर मुझे करना होता तो मैं देखता मॉर्निंग का टाइम है और शैडो अगर राइट में बन रही है तो उस पर्सन की, जिसके राइट साइड शैडो बनी है, उस पर्सन की फेसिंग साउथ रख लेंगे। जिस पर्सन के राइट साइड फेसिंग बन रही है उस पर्सन की फेसिंग साउथ रख लेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलो, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप फॉलो कर लें, आपकी मर्जी। आंसर देखिए कितनी आसानी से आ जाता है। और एक पर्सन की फेसिंग साउथ आते ही उसके सामने वाले पर्सन की फेसिंग ऑपोजिट कर लेना, यानी नॉट कर लेना। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर फेसिंग ईस्ट और वेस्ट कब होगा, तो वो भी लिख ही दो, मैं इसके नीचे वो भी डाल देता हूं। देखो, अगर 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 शैडो किसी पर्सन के बैक साइड बन रहा हो, किधर बन रहा हो, मॉर्निंग के टाइम में शैडो अगर बैक साइड बन रहा है, इसका मतलब इसकी फेसिंग ईस्ट की ओर है। और अगर किसी पर्सन की शैडो उसके ठीक सामने यानी फ्रंट में बन रही हो तो इस पर्सन की फेसिंग वेस्ट होगी। तो अगर शैडो ब्लैक बैक साइड बने तो फेसिंग ईस्ट, और शैडो अगर फ्रंट में बन रहा हो फेसिंग वेस्ट। इसके ठीक उल्टा यहां कर लेना, ठीक ऑपोजिट, यानी अगर यहां शैडो बैक साइड बन रहा है तो पर्सन की फेसिंग है वेस्ट जी, और अगर यहां शैडो फ्रंट में बन रहा हो तो पर्सन की फेसिंग है ईस्ट, तो पर्सन की फेसिंग है ईस्ट। तो शैडो लेफ्ट में फेसिंग नॉर्थ, शैडो राइट में फेसिंग साउथ। एक को याद रखोगे ना, अगर आपने मॉर्निंग के कंडीशन को याद रखा तो इवनिंग का ठीक उल्टा हो जाता है, ठीक उल्टा। देखो यहां लेफ्ट में नॉर्थ फेसिंग आ रहा था, यहां लेफ्ट में ठीक उल्टा आ गया, साउथ फेसिंग आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना बेटे, काम खत्म।
एक ही क्वेश्चन का तो ये पूरा का पूरा माजरा था। आ जाओ, आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, जो वीओडी आपको मिला होगा वो बैच 9 का वीओडी होगा बेटे, या 10 का है, एक बार देख लेना। अगर 9 का वीओडी है तो उसमें बहुत डिटेल में कंसेप्ट डिस्कशन हमने नहीं किया है, बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि वो 1.5 महीने का बैच था। एक तरह से आप समझिएगा क्रैश कोर्स था, या आप बहुत अच्छे तरीके से समझे तो वो एक प्रैक्टिस बैच था। वहां हम लोग प्रैक्टिस पे हमने ज्यादा फोकस किया था। ठीक है। अच्छा, राम जी कह रहे हैं सर, एज यू टोल्ड इन द लास्ट क्लास दैट यू विल स्किप NESWN मेथड, सर प्लीज डोंट स्किप दिस मेथड, दिस इज बेटर देन अदर्स। ठीक है, मिलेगा बेटा मुकेश, थोड़ा सा रुक जाओ, हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, जरूर मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं रह गया। देखो, आपके एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर वो आपको इसी टाइप के दिखते हैं, जहां जिसको हम लोग बोलते हैं केसेस ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? केसेस ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक है, तो केसेस ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स, और ये ध्यान रखना, जहां भी मल्टीपल पॉइंट्स के क्वेश्चन होंगे, इसे हम ऑलवेज एंड ऑलवेज डायग्राम बनाकर ही सॉल्व करेंगे, विदाउट डायग्राम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां किसी भी दो पॉइंट के बीच में लोकेशन, डिस्टेंस कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बेटर हम क्या करें, एक बार इसका डायग्राम बनाएं और डायग्राम बनाकर अपने क्वेश्चन का आंसर करें। तो आइए चलिए जरा देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। देखो, यहां क्या बोला गया, टाउन डी इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन एम। तो एक टाउन एम बना लिया, मान लीजिए ये टाउन एम है, और बेटा एम के वेस्ट में डी बना लिया। एम के वेस्ट में किसे बना लिया? डी को बना लिया। अब बोला गया टाउन आर इज टू द साउथ ऑफ टाउन डी। डी के साउथ में कौन है? आर। डी का साउथ किधर होगा? साउथ नीचे होगा, ये ध्यान रखना। तो डी के साउथ में किसे रख लिया? आर को रख लिया। डी के साउथ में किसे रख लिया? आर को रख दिया। अब बोला गया टाउन के इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन आर। के जो है वो आर के ईस्ट में कहीं है। आर के ईस्ट में कौन है? के है। आर के ईस्ट में के है। अब इस क्वेश्चन पर आना, टाउन के इज टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन डी। यानी डी के रेस्पेक्ट में के की डायरेक्शन हमें निकालनी है। डी के रेस्पेक्ट में के की डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो डी वाला ये पॉइंट हुआ, इसके रेस्पेक्ट में के की डायरेक्शन निकालनी है। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है ना, हम वहीं पर अपने ओरिजिन को ड्रॉ करते हैं। ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ, राइट की डायरेक्शन ईस्ट, नीचे साउथ, लेफ्ट वेस्ट। अब जरा देखो, डी से के की ओर अगर हम बढ़े, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो डी से के की ओर हमने लाइन ड्रॉ किया, ये कौन कौन सी डायरेक्शन के बीच नजर आ रहा है? तो देखो, ईस्ट और साउथ के बीच ये लाइन जा रही है। यानी के जो है वो साउथ ईस्ट में है, किसके? डी के। के जो है वो साउथ ईस्ट में है डी के, यानी हमारा आंसर साउथ ईस्ट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन गायब हो गया। मैंने गलत इरेजर यूज नहीं करना था, मैंने गलती से इरेजर यूज कर लिया, सॉरी। आंसर इज साउथ ईस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉइंट आर इज 10 meters north of point A. Point K is exactly in the middle of the points R and A. ठीक है। Point N is 7 meters to the east of point A, and point M is 7 meters to the east of point K. ठीक है। Point S is 6 meters north of point M. What is the distance between point S and N? S और N के बीच की दूरी निकालनी है। तो आइए चलिए जरा देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बोला गया R is 10 meters north of point A. तो A के 10 मीटर नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है? R। तो ये मान लीजिए R है और ये A है।
दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर की बताई गई, 10 मीटर्स। अब बोला क्या गया, पॉइंट के इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ पॉइंट आर एंड ए। तो आर और ए के ठीक बीच में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट के है, दोनों के बीच में। अगर दोनों के बीच में के है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आर से ए की टोटल डिस्टेंस 10 थी और ठीक मिडिल में अगर के आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये 5-5 मीटर के डिस्टेंस में डिवाइड हो जाएगा, आर के 5 और के ए 5, सो दैट कि आर और ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 की। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, पॉइंट एन इज 7 मीटर्स ईस्ट ऑफ पॉइंट ए से 7 मीटर ईस्ट में एन है, तो ए से 7 मीटर ईस्ट में एन बना दिया। ये पॉइंट एन है जो 7 मीटर ईस्ट में है। नेक्स्ट बोला गया, पॉइंट एम इज 7 मीटर्स ईस्ट ऑफ पॉइंट के 7 मीटर ईस्ट में, के 7 मीटर ईस्ट में पॉइंट एम है, के 7 मीटर ईस्ट में पॉइंट एम है। एंड पॉइंट एस इज 6 मीटर्स नॉर्थ ऑफ एम, एम से 6 मीटर नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है, एस है, 6 मीटर्स। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड एन, एस और एन के बीच की दूरी क्या है। तो देखो सिंपल सा काम करना है, एस और एन के बीच की दूरी के लिए हमें एस एम पता है 6, अब हमें एम एन निकाल लेना है बस। एम एन निकालने के लिए देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं, जैसे देखो नीचे वाली लाइन का लेंथ 7 तो ऊपर भी 7, तो उसी तरह लेफ्ट वाली लाइन का लेंथ अगर 5 है तो राइट वाली लाइन का लेंथ भी 5 होगा। तो बेटा एस से एन की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो नीचे का 5 और ऊपर का 6, दोनों को जोड़ लेंगे, 6 + 5 दैट इज 11 मीटर्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11 मीटर्स। ठीक है, 11 मीटर। चलो नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन को। यस वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही आंसर किया, 11 मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, point A is 40 meters to the north of point B. Point C is 20 meters to the west of point A. Point D is 30 meters south of point C. And point E is exactly midway between points D and F in such a manner that point D, E and F form a horizontal straight line of 40 meters. Point F is to the east of point D and point G is 30 meters to the north of point F. How far and in which direction is point G from A? देखो सॉल्व करते हैं इसे, आइए चलिए जरा देखते हैं। बोला गया पॉइंट ए इज 40 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। ए से 40 मीटर नॉर्थ में, बी से 40 मीटर नॉर्थ में कौन है, ए। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमने बना दिया ए बी और ये हो गया 40 मीटर की दूरी। इनके बीच कितनी की दूरी है, 40 मीटर्स। ठीक है, तो बी से ए की दूरी है 40 मीटर। पॉइंट सी इज 20 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, ए के वेस्ट में 20 मीटर की दूरी पर पॉइंट सी है। मान लीजिए ये दूरी हो गई 20 मीटर की। ये दूरी कितने की हो गई, 20 मीटर की। पॉइंट डी इज 30 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। सी से डी की दूरी 30 मीटर की ही है। अब ध्यान रखना है एक बात का, जब पैरेलल लाइंस बनते हैं, अब देखो इसकी वैल्यू 40 थी और इसकी वैल्यू 30 ही है, तो 30 को 40 से छोटा बनाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट ई इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पॉइंट डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कौन है, ई है। लेकिन अभी ये नहीं बताया गया कि कौन सी साइड है, डी के ईस्ट की ओर ई और एफ आएंगे या वेस्ट की ओर ई और एफ आएंगे, अभी ये मेंशन नहीं है। तो क्या करें ना,
अभी इस वाली लाइन को छोड़ दो, दैट डी ई एफ फॉर्म अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ 40 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखो आगे क्या बोला गया, पॉइंट एफ इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। एफ जो है वो ई के ईस्ट में है, एफ जो है वो ई के ईस्ट में है, और कितनी दूरी पर, 40। ध्यान रखना ऊपर वाला लाइन 20 का था, अब ये 40 है, मतलब यहां से यहां 20, यहां से यहां तक 20, और इसके आगे भी 20। 40 पूरा करना है ना बेटे, तो यहां से यहां 20 और इसके आगे भी 20। अब ध्यान रखना ए बी जो था वो पूरा 40 था, जिसमें से ए और ये वाला पॉइंट कितना होगा, तो ध्यान से देखो, तो सी डी था 30, तो ए से ये वाला पॉइंट भी 30 होगा। यानी अगर हम इसके नीचे गिने तो 40 बनाने के लिए ये नीचे वाली लाइन का लेंथ जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, तो यहां से यहां 30 और नीचे 10, कुल 40 हो जाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए डीई एफ बोला गया एग्जैक्टली मिडवे, यानी ई कहां है, दोनों के ठीक बीच में है। यानी अगर डी एफ 40 है तो ई जो है वो ठीक 20वें मीटर पर होगा, यानी ई यहां हो जाएगा, ई यहां हो जाएगा। ठीक है, तो बीई 10 का हो गया, आप ये कह सकते हैं, और एई 30 का हो गया। ठीक है, बीई 10 का और एई 30 का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट जी इज 30 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। तो पॉइंट जी जो है वो एफ से 30 मीटर नॉर्थ में है। अब मेरी बात को एक ध्यान रखना, अब जी की जो दूरी बताई गई है, जी एफ भी 30 है, तो ध्यान से देखो ए ई भी 30 है, तो बेटा जी एफ भी 30 है। इसका मतलब ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएंगे, सेम लेवल पर आ जाने चाहिए, क्योंकि दूरी बराबर हो गई। ए ई जितना बड़ा है उतना ही जी एफ भी बड़ा है, इसका मतलब दोनों जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएंगे। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट ए से जी की डायरेक्शन, तो भैया ए यहां है, जी यहां है, तो ए से जी की डायरेक्शन ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो ए से जी की डायरेक्शन ईस्ट होगी, ईस्ट होगी। और डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस के लिए देखो फिर से ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये 30 का, तो सामने वाला 30 का, तो नीचे बेटा 20 का, तो ऊपर वाला भी 20 का। यानी हमारा आंसर होगा 20 मीटर्स ईस्ट। हमारा आंसर क्या होगा, 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। तो आंसर करेंगे ऑप्शन फोर्थ, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यस वेरी गुड, जितने बच्चों ने भी ये आंसर किया है 20 मीटर ईस्ट, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए इससे देखिएगा जरा, ओके। यूके मिश्रा जी, यहां पर दो चीजें ध्यान में रखिएगा। यहां ना पेसिंग आपसे नहीं पूछ रहा है, पेसिंग बोला क्या क्वेश्चन में, पेसिंग नहीं पूछ रहा आपसे। यहां आपसे पूछ रहा है कि राजू के घर और राजू के ऑफिस के बीच की डायरेक्शन। तो देखो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है, फेसिंग वाला क्वेश्चन अलग था और ये वाला क्वेश्चन अलग है। ठीक है,
तो फेसिंग जब तक ना पूछे तब तक वो काम नहीं करना कि लेफ्ट राइट को कैंसिल करना, वो वाला काम नहीं करना। ठीक, आ जाओ ध्यान से देखो। अब यहां पे क्या बोला गया, राजू स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम एंड ही वॉक 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6, आफ्टर दैट ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 12। हाँ आ जाओ देखो, ये मान लीजिए राजू का घर है, यहां से राजू चलना शुरू करता है, ये हमने कंसिडर किया राजू का होम है। ठीक है, आज ये देखिए, अब ये घर की ओर चलना शुरू किया, मतलब घर से चलना शुरू किया 8 किलोमीटर साउथ, 8 किलोमीटर आ गए साउथ की ओर, 8 किलोमीटर आ गए साउथ की ओर। फिर बोला गया देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6। साउथ का लेफ्ट किधर होगा, ध्यान रखना, उल्टा, यानी ईस्ट की ओर, और चला कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। साउथ का लेफ्ट किधर होगा, उल्टा होगा, ये ध्यान रखिएगा, साउथ का लेफ्ट होता है ईस्ट। आप एनईएसडब्ल्यू से भी टर्न्स को कंसिडर कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ही टेक्स अ राइट टर्न, किधर मुड़ गया, राइट, एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। अब यहां से राइट, ईस्ट का राइट वापस से साउथ होगा, एंड वॉक्स 12 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर आ गए। नाउ ही वॉक 16 किलोमीटर्स आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न, यानी अब यहां से राइट मुड़कर 16 किलोमीटर चला। तो बेटा साउथ का राइट किधर होगा, वेस्ट की ओर, और इस बार चला है 16, ध्यान रखना, यहां चला था 6, नीचे है 16। जब भी पैरेलल लाइन आएंगे तो जिसकी डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए लंबी लाइन बनाना। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये ईस्ट की ओर 6 गया था, वेस्ट की ओर 16, यानी अब 16 किलोमीटर चलकर ही रीच्ड हिज ऑफिस। वो कहां पहुंच गया बेटा, अपने ऑफिस पर पहुंच गया। अब सवाल पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज राजूज होम विथ रेस्पेक्ट टू राजूज ऑफिस। तो जिसके रेस्पेक्ट में बोला गया उसे ओरिजिन मानना, उसे ओरिजिन मानना। ठीक है, तो ऑफिस को ऑफिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो ऑफिस को ओरिजिन मानना, यानी इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डायरेक्शन सेट करेंगे, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट, नीचे साउथ, और लेफ्ट की डायरेक्शन वेस्ट। अब आपसे पूछा गया है क्या, ऑफिस से घर की डायरेक्शन क्या है, ऑफिस से घर की डायरेक्शन क्या है। तो बेटा ये देखोगे अगर ध्यान से, तो ये लाइन जो है किसके किसके बीच में निकल रही, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में निकल रही है, यानी हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। हमारा आंसर यहां क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। आप अभी से भी देखना शुरू कर सकते हैं कर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको बस ये देखना कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, अगर आपको सब कुछ यहां से समझ में आ जाता है तो जो पिछली क्लासेस आपकी छुट्टी हैं उसका बैकअप आप बाद में भी ले सकते हैं, है ना, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा टाइम जब मिले तो ले लें, और करंट लाइव क्लासेस आप करते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36, इसी पर एक और क्वेश्चन है। हाँ मनोज, क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है, मधु क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है ये ध्यान में रखना, किसके रेफरेंस में निकालना है, उसको ओरिजिन मानकर उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन करेंगे। ठीक है, मैं इसीलिए क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, कंसेप्ट रटाने के लिए ही क्वेश्चन करा रहा हूं। हाँ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन राजूज ऑफिस एंड राजूज होम। राजू के ऑफिस और राजू के होम के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। जिसके रेस्पेक्ट में है उनको ओरिजिन मानते, उसको ओरिजिन मानते, बिल्कुल अजय। अच्छा, वेरी गुड यूके मिश्रा जी। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन राजूज ऑफिस एंड राजूज होम। हाँ हाँ हाँ, राजूज ऑफिस एंड राजूज होम, आ जाओ, डिस्टेंस बिटवीन राजूज ऑफिस एंड राजूज होम, यानी अब ये वाली लाइन का लेंथ निकालना है। इसके लिए क्या किया हमने, देखो, इसके लिए हम पहले ना यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पर,
अब देखो इस फिगर को गौर से देखना, जहां जहां मेरे मतलब ये मार्कर जा रहा है, इसको अगर आप गौर से देखिएगा, इसको अगर गौर से देखिएगा, तो ये फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए अगर मैं लिख दे रहा हूं एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, तो जो एक्स वाई है वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक्स वाई ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा। वाई जेड जो है वो ट्रायंगल का बेस हो जाएगा, वाई जेड जो है वो ट्रायंगल का बेस हो जाएगा। और हमें निकालना है एक्स जेड, जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर, वाई जेड बेस और एक्स जेड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए याद रखना पाइथागोरस थ्योरम होता है एक, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अनुराग यूके मिश्रा जी का आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये समझ में आ रहा है। तो अब आइए परपेंडिकुलर निकालते हैं। देखो यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस हमें पता है 8, ब्लू वाले पार्ट की डिस्टेंस कितनी होगी? तो ब्लू पार्ट के लिए हम यहां देख लेंगे ठीक सामने, ठीक है, क्योंकि ये वापस से क्या बना दे रहा, एक रेक्टेंगल बना दे रहा। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं, ये 12 तो ये भी 12 होगा, ऊपर 6 तो नीचे भी 6 होगा। तो अब देखो ये नीचे का 12 और ऊपर का 8 कुल मिलाकर कितने हो गए परपेंडिकुलर? तो 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 आ गई। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर 20। अब नीतीश जी का भी आंसर सही है, ओम आरकेपी का भी आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है, गुड। अब बात करें बेस की, ये कितना होगा? तो देखो हमें तो ये पूरा का पूरा 16 दे दिया गया था, 16, 16 में से ये ब्लैक वाला पोर्शन 6 का है, कुल टोटल 16 थे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंस 16 थी। 16 में ये वाला पार्ट अगर 6 है, यानी जो वाईजेड वाला पार्ट बचा ये तो केवल 10 ही बचा। 16 टोटल 16, 16 में से 6 निकल गया तो बचा कितना? 10, यानी बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 10। परपेंडिकुलर 20, बेस 10, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे, 10 कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 4 प्लस 1 5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 10.5 10 अंडर रूट 5 किलोमीटर्स। 10 अंडर रूट 5 चूंकि कहीं नहीं है तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो आंसर था 10 रूट 5, है ना, 10 रूट 5, तो 10 रूट 5 ऑप्शन में नहीं था, हम आंसर करेंगे नन ऑफ दीज। अब बताइए क्या ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हैं जो आज हमने डिस्कस किया? यहां तक की चीजें क्लियर हैं बच्चों? जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो अगर यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हैं तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। घबराइए नहीं, लेटेस्ट पैटर्न के भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा, और इसके अलावा एक और असाइनमेंट मैं कराऊंगा, ठीक है। तो अभी तो शुरू किया है, बस ये समझ लो, तो कुछ और भी आने वाले अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक। लेकिन आज के लिए अभी बेटा इतना ही। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है करम, तो आप ना एक बार पिछले वाले सारे वीडियोस को देख लो। ओके देन, हैव अ वेरी गुड नाइट, सी यू टुमारो।